यस क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और यू ऑल एबल टू हियर मी क्लास? मुझे चैट के ज़रिए प्लीज़ ज़रा बताइएगा 1 4 यस 2 4 नो। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? ऑल राइट। Alright class, so this is Mohammad Iqbal Bhaba and I am your facilitator for the SPM paper for June 2022, December 2022 and June 2023 attempt. And let me just give you my brief introduction. I myself an entrepreneur, educationist and financial trainer, and fortunately will be your course facilitator for this upcoming paper. सर ये SPM का जो पेपर है, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो पेपर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये ICAP ने दिसंबर 21 की जो आखिरी अटेम्प्ट थी, इसके अंदर इस पेपर का नाम था बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। अगर मैं आपके सामने लिखूं BMS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, ये आखिरी पेपर था जो कि दिसंबर 21 अटेम्प्ट में ICAP ने टेस्ट किया। और इस पेपर का नाम ICAP ने चेंज करके अब जो कर दिया है वो कर दिया है स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये ICAP ने जो सिर्फ नाम चेंज किया है तो खाली सिर्फ नाम चेंज किया है या इसके अलावा इसके अंदर कंटेंट के अंदर भी कोई चेंज आया। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात करूँगा कि BMS का नाम SPM क्यों हुआ और SPM जो हुआ उसके अंदर कंटेंट के अंदर चेंज है या सिर्फ और सिर्फ नाम के अंदर चेंज है। इससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और ये हम लोग देखेंगे कि सर ये जो SPM का जो पेपर है, यानी कि जो BMS का पहले पेपर था और अब जो SPM पेपर है, ये प्योरली फोकस करता है सर बिज़नेस के ऊपर। इसका प्योर फोकस जो होता है वो बिज़नेस के ऊपर है। तो सर ये BMS के पेपर को हम क्यों पढ़ें और क्या ज़रूरत है हमें ये बिज़नेस के पेपर को पढ़ने की? देखिए, आपको मैं ऑनेस्टली एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जब भी मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ, पिछले कितने 3 साल से ये कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इनका एक अच्छा रिज़ल्ट भी रहा, अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। तो बिज़नेस के पेपर को यूजुअली, यानी कि BMS के पेपर को यूजुअली स्टूडेंट्स नॉन सीरियस लेते हैं। शुरू में बाई प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं कि यार अच्छा नहीं लगता कि एक आधा पेपर देने जा रहे हैं तो चलो एक BM का पेपर भी दे दें। फिर दूसरी दफ़ा जब देने जाते हैं तो वो भी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे दिया जाता है कि यार जब तक हमारे मेन पेपर्स यानी कि ऑडिटिंग, FAFR, लॉ, टैक्सेशन, BFD ये पेपर नहीं निकल जाते तब तक BMS की ट्राई आप करते रहें। एंड अल्टीमेटली होता इस तरीके से है कि जब BMS का पेपर आखिरी पेपर रह जाता है तो उसको फिर मेन पेपर के तौर पे यानी कि मेन प्रोडक्ट के तौर पे लिया जाता है और उसको फिर जितनी भी अटेम्प्ट्स उसके बाद लगें वो जो है वो हर स्टूडेंट के ऊपर होता है और फिर फाइनल जो है वो एक बंदा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। अब सवाल सर ये है कि BMS का जो पेपर है जो कि अब SPM का पेपर है उसकी ऑन एवरेज जो पासिंग रेशो है ना वो 30% या 32% है, यानी कि ऑन एवरेज हर बच्चा कम से कम समझ लें कि 70% बच्चा जो है ना वो इसमें अभी भी फेल हो रहा है, यानी कि 30% बच्चा इसमें पास हो रहा है। और ये 2015 से लेकर अब तक भी यही स्टैट्स थी और उससे पहले तो और ख़राब थी। तो ये पेपर जो है ना वो स्टूडेंट, आपको पता है कि ये BMS के पेपर को लोग नॉन सीरियस लेते हैं शुरू में, इसके बाद बाई प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर मेन पेपर के तौर पे लेते हैं जब उनकी क्वालिफिकेशन फंस जाती है या फिर उनकी जो है वो उनकी जो जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं वो फंस जाती हैं या फिर एक इंटरनली एक प्रेशर आता है कि यार BMS का पेपर रुक गया तो अब इसको पास किया जाए। तो ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है रिवाज होता है BM को लेकर। सवाल सर ये है कि मैं क्यों आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ जबकि आपकी मेन कोर क्वालिफिकेशन जो है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग उसके ऊपर फोकस करती है। तो मैं आपको क्यों बिजनेस के ऊपर
फोकस करने के लिए कहता हूँ, और क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको मेन प्रोडक्ट के तौर पे लें। एक तो ये है कि इसका पासिंग रेशो कम है, तो इसको मेन प्रोडक्ट के तौर पे अगर आप ले लेते हैं तो बाकी सारे पेपर्स तो यूजुअली आपके इंटरेस्ट के होते हैं, तो जो प्रोडक्ट निकल नहीं रही होती इंसान उसको कोशिश करता है कि सबसे पहले तो वो निकल जाए। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि बिजनेस के इस पेपर को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद किसी भी फोरम पे जाके बिजनेस एंगल पे किसी से बात कर सकते हैं, बल्कि अगर आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप खुद का बिजनेस भी अगर स्टार्ट करें तो इस पेपर के अंदर इतना मवाद है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि सर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। मैं चूँकि गालिबन कोई 12 साल हो गए बिजनेस के अंदर हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस की हैं, मल्टीपल बिजनेसेस देखे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को रीड किया है, फेल्ड बिजनेस चलाए हैं, फेल्ड होने के बाद टर्न अराउंड भी किया है, टर्न अराउंड के बाद एक मैच्योर पीरियड भी देखा है, मैच्योर पीरियड के बाद एक रफ पीरियड भी देखा है। तो बिजनेस के अंदर जो आपको एक सारे डायमेंशन की एक नॉलेज मिलती है उसके सारे गुर इस पेपर के अंदर हैं। और बिजनेस बीएमएस के पेपर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप ये समझ लें कि आपका एक तो खैर पेपर भी क्लियर हो जाएगा, दूसरा ये कि एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे भी आप चले जाएंगे जिसकी आपके मुल्क को भी अशद ज़रूरत है और आपको भी अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ेगी। ये तो 2 रीज़न हो गई। तीसरी रीज़न अगर आप टेक्निकली सोचें तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बिजनेस आता है। अगर आप ये सोचें तो आपका जिन लोगों के साथ मुकाबला होगा फर्म में या इसके अलावा इंडस्ट्री में, आपका उन लोगों के साथ मुकाबला होगा जो बिज़नेस को लाना जानते होंगे। पहले कारोबार आएगा, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद जो कैश आएगा उसकी मैनेजमेंट होगी, उसके बाद उस पर आप टैक्स दोगे, उसके बाद उसका ऑडिट होगा, उसके बाद उस पर लॉज अप्लाई होंगे। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि भाई बिजनेस कैसे लाया जाए, बिजनेस की इवैल्यूएशन, बिजनेस की फोरकास्ट, बिजनेस के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, उस बिजनेस में जान है भी कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये बिजनेस के एंगल को जब आप सीखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू टेक द बिजनेस इन। आपको बिजनेस लाना है, जब बिजनेस लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है उससे कैश आएगा तो फिर रिपोर्टिंग होगी, उसके अंदर फिर लॉज अप्लाई होंगे, उसके ऊपर टैक्सेशन अप्लाई होगी, टैक्स भी देंगे, और उसके ऊपर उसकी फिर वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एंगल भी आ जाएगा। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो फिर कॉस्टिंग एंगल भी आ जाएगा, वही डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट देयर इज अ बिजनेस, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें फॉलो होंगी। हम उल्टा काम करते हैं, जो बाद में सारी चीज़ें आ रही हैं, जो बैकएंड की चीज़ें हैं वो हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, और जो मेन चीज़ है उसको हम रख देते हैं साइड पे कि यार ये तो पास हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपके पेयर प्रेशर जितना भी हो, यानी कि आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द के, मुझे पता है क्या है, तो वो जो लोग जो आपको जो प्रेशर दे रहे हैं कि यार बीएम का पेपर पढ़ रहे हो, इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आप अपने अंदर सोल सर्चिंग करें। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो कि हालिया दिनों में पास हुआ, मैं उसकी इंशाल्लाह इंटरव्यू भी शेयर करूंगा। उसको 12 अटेम्प्ट्स हो गई थी बीएमएस का पेपर देते हुए। उससे पहले एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा था जो कि एक बहुत अच्छी नामी ग्रामी फर्म का मैनेजर था, वो मेरे पास आया, उसने कहा सर नाम डिस्क्लोज मत करिएगा, ये पेपर नहीं निकल रहा। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं बरकरार रखता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके जो बिज़नेस के जो लेक्चर्स हैं वो हमने पढ़े, हमें वाकई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम माइल हो गए, और हम अपना सीए करने के बाद हम सीए की जॉब कंटिन्यू रखकर हम अपना बिजनेस करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, और मैं आपकी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पे ना सिर्फ उनका इंटरव्यू भी दे सकता हूं बल्कि उनका नाम भी डिस्क्लोज कर सकता हूं इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पे। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को पढ़ा, समझा और बिजनेस को आगे लेकर चले। और सही मानों में देखें ना तो आपके मुल्क को, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जितनी मेरी क्लोज नज़र है, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिस्ट के साथ भी उठता बैठता हूँ, तो जितनी मेरी क्लोज नज़र है इस मुल्क को भी नीचे लाने के लिए जो ये मुल्क नीचे आया वो बिजनेसमैन की वजह से नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स की वजह से नीचे आया। और इस मुल्क को उठाने का भी वाहिद तरीका यही है कि आप बिजनेस को प्रमोट करें। आप आए दिन सुनते हैं कि सर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएं, एक्सचेंज रेट को जो है वो स्टेबल करें, इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में लेकर आएँ, पॉलिसी रेट को एक ऑटोनॉमी दें आपके सेंट्रल बैंक को। ये सारी की सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस आए। इवन इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल अगर आप इर्द गिर्द अगर अपने आप को देखें, दुबई को अगर आप देखें, दुबई के पास तो कोई नेचुरल रिसोर्स
से नहीं थे, उसने अपना दिमाग लगाया उनके शेखों ने, और उसके बाद वो बिज़नेस लेकर आए। उन्होंने फ्री जोन्स क्रिएट कर दिए, उन्होंने जो है वो समझ ले रेत मट्टी वाला जो है वो ये शहर था दुबई, उन्होंने कहाँ से कहाँ उठा के उन्होंने एक अजीब व गरीब चीज़ उन्होंने जो है ना अपने शहर के अंदर दे दी। लोग इन्वेस्टर भी आए, टूरिस्ट भी आए, टूरिस्ट आए तो आप समझ लें कि उनके पास रेवेन्यू आना शुरू हो गया। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अंडर वाटर जो है कोई होटल खोलना, उसका आइडिया और उसके बाद जो है वो उसको अमल दरामद करना, उसकी एग्जीक्यूशन करना, ये एक आइडिया ही तो है जो कि बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है और एक मुल्क उस बिज़नेस की वजह से बाहर निकल गया। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी जस्ट मुझे सिर्फ एक बात ही बता दें कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? 14 years 24 no करके मुझे ज़रा बता दीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं मज़ीद आगे समझाऊं कि आपको मेरी जो है वो आवाज़ आ रही है। 14 years 24 no चैट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की तारीख में मैं आपको जो है वो बिज़नेस के हवाले से भी, और हम एक एग्जांपल भी लेंगे करीम की, और मैं करीम के एग्जांपल किससे भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करीम की जो है वो पेनिट्रेशन हुई है। तो मुझे प्लीज़ ज़रा बताइएगा 14 years इंटरेक्शन मुझे आपकी तरफ से लाजमी चाहिए। 14 years 24 no ऑल ऑफ़ यू प्लीज़, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को जो है वो आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि यार इस पेपर को जो है ना, मतलब एक समझ लें, इसको रिक्वेस्ट के तौर पे समझ लें कि इसको आपने सीरियस लेना है। अगर इस पेपर को आप सीरियस नहीं लेंगे तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जून 2022 अटेम्प्ट के बाद दिसंबर 2022 अटेम्प्ट भी है, मार्च 23 उसके बाद जून 23 अटेम्प्ट भी है, दिसंबर 23 अटेम्प्ट भी है। आपने घूम फिर के इस पेपर को सीरियस लेकर ही पास करना है। ये वो ज़माना चला गया कि फेसबुक के ग्रुप पर लिखते थे हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू पास BMS पेपर, और एक आता था रोट लर्निंग प्री इन्फॉर्म नॉलेज से पास करें, तो वो ज़माना मेरे ख्याल से चला गया। लास्ट दिसंबर 21 अटेम्प्ट का पेपर उठा के चेक कर लें, इतनी बड़ी लेंथ और इतना बड़ा सिनेरियो और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स पेपर दिसंबर 21 अटेम्प्ट का जो था, उससे लगता ऐसा है कि एग्जामिनर इज वेरी मच सीरियस टू गिव यू दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस काइंड ऑफ अ लेंथी क्वेश्चन इन एन एग्जाम टू द स्टूडेंट्स एंड इज एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू क्लियर दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पेपर, अदरवाइज यू आर नो मोर। तो ये समझने की बच्चा लोग कोशिश करिएगा कि BMS का पेपर आपकी इंटरनली भी आपके लिए अच्छा है, एक्सटर्नली भी अच्छा है, और किसी भी फोरम पे आप जाओ, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जा रहे हो यार, आप लोगों का बड़े लेवल पे सोचो। कल बांग्लादेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपका मुकाबला होगा, नेपाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मुकाबला होगा, श्रीलंकन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मुकाबला होगा, और अगर यूरोपियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मुकाबला होगा तो बिजनेस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ सर, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। अब दूसरी तरफ आते हैं सर, दूसरी तरफ आके मुझे सर ये बताएं कि ये पेपर इतना मुश्किल है कि इसके 30% इसका रिजल्ट है। देखें, अगर मैं इसको दूसरी क्वालिफिकेशन के पेपर के साथ कंपेयर करूं, लाइक ACCA, ACCA के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट का एक पेपर है SBL, ICMA का पेपर मैंने खुद ने देखा हुआ भी है, पढ़ाया हुआ भी है, उसका एक पेपर है मेरा ख्याल है गालिबन कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट करके कुछ फाइनल लेवल का एक पेपर है, और ये आपका BMS का पेपर जो ICAP का है। अगर मैं इनको तीनों से कंपेयर करूँ ना, तो आप यकीन करें ये वाला पेपर सबसे लीस्ट में आता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स। BMS का पेपर जो है ना वो सबसे नीचे आता है। सबसे मुश्किल पेपर SBL, दूसरे नंबर पे ICMA और तीसरे नंबर पे ये आपका ICAP का BMS का पेपर है सबसे। लेकिन अगर आप पासिंग रेशो देखेंगे ना तो सबसे बुरा पासिंग रेशो BMS का है। उसके बाद जो है वो जो फेलिंग रेशो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चा आपके BMS में फेल होता है, उसके बाद ICMA में फेल होता है, और उसके बाद SBL में फेल होता है। SBL सबसे मुश्किल पेपर है कवरेज के हिसाब से भी, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी, और इसके अलावा आप ये देखें कि इसके अंदर जो डायमेंशंस है उसके हिसाब से भी। लेकिन पासिंग रेशो ज़बरदस्त है। इसका सबसे आसान पेपर है लेकिन पासिंग रेशो वर्स्ट है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट नॉन सीरियस है। अगर एक स्टूडेंट ही नॉन सीरियस होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बच्चा लोग ये बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट को अल्लाह के करम से घोल के पिया हुआ है। घोल से मुराद ये है, चूँकि मैं खुद पर्सनली भी बिज़नेस करता हूँ, तो ये घोल के हमने जो है ना इसको पिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि आई यूज़ टू टेक मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक एंग्रो, यूनिलीवर, टपाल। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं पिछले 10 साल से हूँ, तो जो उसकी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, चाहे वो फूड सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, टोबैको सेक्टर हो, फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, इसके अलावा आपके मल्टीपल टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, इसके अलावा आपके ऑयल एंड गैस के एक्सट्रैक्शन सेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो। चूँकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन 550 कंपनीज़ की नॉलेज है, तो मैं वो एग्जांपल्स देकर आप लोगों को BM समझा रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर आपका पेपर खुदा न खासा ना भी निकले तो एटलीस्ट आप अपना बिजनेस करने की पोजीशन में हो। तो थोड़ा मेरा वाइडर एंगल होता है। तो सर ये बात तो आपने समझने की ज़रूरत है। अब मैं ज़रा आता हूँ कि सर ये जो BMS का जो पेपर है
इसको ये हाजी साहब ने एसपीएम का नाम क्यों दिया? देखिए ज़रा बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में हम देखें तो बीएमएस का पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। एसपीएम का मतलब है स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आईकैप को ये बात समझ में आ गई कि भाईजान बगैर फाइनेंस के बिजनेस नहीं हो सकता। समझिएगा आप बात को, क्योंकि ये जो नया पेपर है ना एसपीएम, तो इसका मतलब है स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है जी। यानी कि इसके दो पार्ट हैं। पहले क्या था? बीएमएस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, ठीक है जी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी में परफॉर्मेंस मेजरमेंट है नहीं, ऑल्दो पिछले जो सिलेबस था उसके कंटेंट में परफॉर्मेंस मेजरमेंट थी। हमने देखा भी कि हालिया 3-4 अटेम्प्ट के अंदर आईकैप ने ये कोशिश करी है कि आपको जो है वो टिका के फाइनेंशियल कैलकुलेशन दे। और जब मैंने बीएमएस पहली दफ़ा पढ़ाना शुरू किया था तो आई हैव आस्क्ड माय स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द कैलकुलेटर विद यू इन एन एग्जाम बिकॉज द आईकैप may surprise you by giving you the kind of a question which involves a multiple calculation and you will be needing a calculator to perform and to execute द नंबर गेम। आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, पहला सवाल स्टॉक का उसने दे दिया जिसमें नंबर गेम था, बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उसके बाद बीसीजी एंड्स ऑफ मैट्रिक्स का एक सवाल दे दिया, चार्ट फॉर्म में था। तो कहने का मेरा मतलब ये है बच्चा लोग क्या, और लास्ट अटेम्प्ट में भी आप देखें तो दूसरे या तीसरे पेज पे उसने उठा के जो है ना वो आपको कैलकुलेशन दे दी। तो आप कहाँ खड़े हुए हैं सर? तो आईकैप ने इस बात से ये इंडिकेशन दे दी कि भाईजान नेक्स्ट पेपर के अंदर में जो है ना वो भारी भरकम किस्म की, तुम लोगों को बीएफडी पढ़ने का बहुत शौक है, कोई मसला नहीं, बीएम के अंदर भी मैं लेकर आऊँगा। तो अब अगर मैं आपको अभी डिटेल सिलेबस बताता भी हूँ तो आईकैप आप देखिएगा कि उसने रेशोज के नाम से एक चीज़ डाल दी है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे फॉर एग्जांपल द आईकैप विल बी गिविंग यू अ मल्टीपल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूजेज ऑफ द रेशोज टू आइडेंटिफाई द मेन टास्क इन द रिक्वायरमेंट। तो स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब ये है कि दो हिस्से कर दिया आईकैप ने। उसने बोला भाईजान पहले स्ट्रेटजी सीखो और उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद तुमने उसकी मेजरमेंट करनी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा लेट मी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा प्लीज़, ये आईकैप का जो है ना वो नया पेपर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये नई ग्रेड है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो आप ये देखें कि स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये नया नाम है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब जो तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको मेजर करो, इसका मतलब है क्वांटिफाइबल चीज़ आ गई कुछ ना कुछ, ठीक है सर। अब ज़रा ये आईकैप के ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, ये आप लोगों को और समझ में आएंगे बच्चा लोग की क्या चीज़ है। अप्लाई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, कहानी ख़त्म हो गई। अप्लाई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, यार ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पोर्टर डायमंड आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पोर्टर 5 फोर्सेस आता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एंड्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्वॉट एनालिसिस आता है। ये ज़रूरी है, इसकी एप्लीकेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, तुम लिख कैसे सकते हो मुझे वो देखना है, तुम्हें क्या आता है मुझे उसको नहीं देखना, मतलब देखना है लेकिन तुम लिखते कैसे उस पर भी मार्किंग है। और आईकैप ने आप समझ लें कि उसके अलग से मार्क्स नहीं रखे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इम्प्लिसिट ये है कि उसके अलग से मार्क्स होंगे। पोर्टर डायमंड तुम्हें आता है, तुमने लिखा बेकार तो तुम भी बेकार, इस सेंस में तुम्हें जो आता है उसको तुम्हें लिखना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आईकैप कह रहा है अप्लाई करो। अब ऐसा नहीं होगा कि पोर्टर डायमंड मैंने सेल्फ स्टडी करी और बंद करके रख दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए डिमांड कंडीशन का एक्चुअल मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए फैक्टर कंडीशन का एक्चुअल मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है उसका असल मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए फर्म स्ट्रेटजी राइवलरी का मतलब क्या है, और ये कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई हुआ, उसके फ़ायदे क्या हैं। आपको क्या लगता है ये पोर्टर जो है, जो क्या करंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, आपको क्या लगता है कि उसने वैसी थ्योरीज दे दी है? आपको उसने वैसे थ्योरीज नहीं दी। और जितनी भी कंपनीज आपके मुल्क के अंदर हैं, मल्टीनेशनल उठा लें, लोकल उठा लें, इन सारी की सारी कंपनी ये मॉडल घोल के पीती हैं बिफोर दे ट्राई टू इनिशिएट एनी प्रोडक्ट इन द इन योर कंट्री। ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, लॉज भी स्टडी करते हैं, टैक्सेशन भी स्टडी करते हैं, ऑडिटर्स भी ढूंढते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, फॉरेक्स मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, सारे उनको पता हो। लेकिन उनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाईजान मुझे प्रोडक्ट भी लेकर आनी है कि नहीं लानी।
एंग्रो 2000 मेरे ख्याल से 2007 के अंदर उसने फूड सेक्टर के अंदर आया पाकिस्तान में, और ऑल्पर के नाम से उसने जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, नेस्ले को टक्कर दिया उसने। नेस्ले इतने साल पुरानी कंपनी, जायंट, आप समझ लें बात ना, मतलब 1980 से 88 से 89 से नेस्ले जायंट, एंग्रो ने उसको टक्कर दी। तो आप सोचे तो सही कि उसने जो टक्कर दी वो क्यों टक्कर दी। 2007 के अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, खैर अब तो खैर 200 मिलियन प्लस है, उस ज़माने में जो है अगर आप 180 मिलियन भी ले लें तो आप समझें कि आप किधर खड़े हुए हैं। यानी कि उसने पूरा पेस्टल सेक्टर अप्लाई किया। सोशल फैक्टर डिमांड है भी कि नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। 2007-8 आप समझ लें कि मुशर्रफ का एरा, पूरा पॉलिटिकल एंगल उसने देखा होगा। नेक्स्ट हुकूमत कौन से आने वाली है, इंटरेस्ट रेट उस ज़माने में क्या है, IMF के पास ये मुल्क जाएगा कि नहीं जाएगा, स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है ना। उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ अप्लाई करी। उसकी देखा देखी में ICI ने भी सोचा कि यार हम भी फूड सेक्टर में आएंगे, जो पेंट कंपनी है उसने सोचा भाई हम भी फूड सेक्टर के अंदर आएंगे। आज तक नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल उसके ख्याल था कि हम आएंगे। उसके बाद आप देखिए फौजी लेकर आया नूरपुर, FFL के नाम से फौजी फूड लिमिटेड नूरपुर लेकर आ गया। आप समझेंगे नूरपुर भी है, नेस्ले भी है, ऑल्पर भी है, खुला दूध यानी कि लूज मिल्क भी आपके पास है। ये तीनों मिल के भी, चारों मिल के भी आपस में एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, लेकिन चारों मिलके भी इस मुल्क की जो डिमांड है ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द मिल्क वो पूरी नहीं कर पा रहे। ये बात भी इनको बहुत बाद में जाके समझ में आई कि भाईजान हम आपस में कॉम्पिटिटर हैं, इतना बड़ा स्पेस पड़ा हुआ है, सब उसको लो ना, आपस में क्यों झगड़ रहे हो। समझिएगा बात को। ये सारे बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, सारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं। एंग्रो जो है वो बाय द नेम ऑफ, अब तो इसका नाम भी, पहले एंग्रो फूड था, अब तो इसका फ्राइज लैंड कैंपेन हो गया। तो अब आप समझें कि 4 साल तक लॉस में रही, क्योंकि जिस हाथी को वो टक्कर दे रही थी वो तो खुद आप समझ लें कि इतने अरसे मार्केट में था, उसके पाँव जमे हुए थे, उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, तो वो तो टक्कर ही नहीं दे सकती थी भाई। अब एंग्रो जो था वो 4 साल तक लॉस में रहा, और नेस्ले ने जो है उसको हल्का लिया, 5वें साल प्रॉफिट में आके सबको हिला के रख दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये बिजनेस ही तो है ना, ये तो बिजनेस ही है। Who cares about the financial figures nowadays? Who cares about? आप मुझे बताएं कौन परवाह करता है। IT कंपनी तो प्रॉफिट को दिखती ही नहीं है। IT कंपनी डज नॉट केयर अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, आपने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, वो कहते हैं इसको हटाओ। इवन वेंचर कैपिटलिस्ट, आपके कोर्स के अंदर एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द नेम ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। मैं बताऊंगा आपको कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, एक एंजल इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि वेंचर कैपिटल देखते क्या। आप किसी भी वेंचर कैपिटल के पास चले जाए, बोले मुझे कैपिटल दो, वो एक ही सवाल करेगा, बोला ग्रोथ है कि नहीं है बिजनेस में, प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को। प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, IT कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। ग्रोथ है कि नहीं है भाई, ग्रोथ दिखा। सेल आज की तारीख में तेरी 100 रुपये, कल 120 नहीं हुई, मेरा क्या फायदा तेरी इन्वेस्टमेंट करने का। ग्रोथ कैसे आएगी, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे आएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा मार्केटिंग, आपको डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगे, उससे आपके पास जो है वो कस्टमर आएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, योर कोका शुड बी लोअर। आपका कोका कितना है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स, और आपको कस्टमर्स लाने पड़ेंगे। कस्टमर्स आएंगे, इससे रेवेन्यू आएगा तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर ग्रोथ नज़र आएगी। तो सर सामने से एक्सपेंस भी होंगे ना, वो ठीक है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट टॉप लाइन फिगर को देखता है, बॉटम लाइन का कोई मसला ही नहीं है उसको। वो कहता है प्रॉफिट तो बेकार चीज़ है, ग्रोथ नजर है, क्योंकि मुझे तो मेरी एग्जिट चाहिए ना, मैं तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को पहना के निकलूंगा। ये प्रॉफिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर। तो सर क्या प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है। तो सर ये बिजनेस की चीज़ें होती हैं, बिजनेस के अंदर रहकर इसको समझेंगे ज़्यादा आपको बेहतर तौर पर समझ में आएंगी। तो अप्लाई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग organization strategies, multiple strategies sir, multiple market penetration, product development, market development, diversification, hold, build, आपका डाइवर्सिफाई, इसके अलावा पुट ऑफ, पुट ऑन, ये सारी स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह हम आपको कोर्स के अंदर इस तरीके से सिखाएंगे जैसे कि हम अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा ग्रिड पे नज़र डालते हैं। फॉर्मुलेशन, अच्छा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ICAP ने टीचिंग आवर्स दिए 155 से 180 घंटे। ICAP कह रहा है कि टीचिंग आवर्स दिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ICAP ये अज्यूम कर रहा है कि आपके पास वाहिद पेपर यही है, चूँकि जाहिर सी बात है वो एक आइडियलिज्म की तरफ मूव करेगा। तो उसने कहा है कि यार आइडियलिस्टिकली स्टूडेंट शुड बी फॉर एग्जांपल पुटिंग दिस काइंड ऑफ अ टीचिंग आवर्स इनटू दिस पेपर टू जस्टिफाई योर टाइम एंड टू जस्टिफाई, मतलब इतने अगर आवर्स नहीं दे सकते हो ना, टीचिंग आवर्स या सेल्फ स्टडी आवर्स दोनों मिला भी लो, तो यार एग्जाम में आओगे तो फेल हो जाओगे। तो वो कह रहा है कि यार मतलब एक इंडिकेशन दे रहा है आपको कि यार इतने आवर्स आपको लगाने हैं। फॉर्मुलेशन, अब आप जरा ग्रिड देखें बच्चा लोग, A B C D E,
अच्छा, मैं ज़रा सा, चूँकि मैंने आपको पता है मैं थोड़ा सा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं थोड़ा सा कस्टमर के फीडबैक के ऊपर यकीन रखता हूँ। जो भी बच्चे ऑनलाइन है मुझे बताएं ज़रा मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मज़ा नहीं आ रही तो मैं ज़रा सा जो है ना, ये आपको पता ना, ये 15 मिनट का भी गेम नहीं है ओरिएंटेशन करवाना। अगर मज़ा आ रही है, थोड़ी सी और एग्जांपल्स दूँ, समझ में आ रही है, तो वी शुड प्रोसीड, अदरवाइज जो है ना हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ज़रा मुझे बताएंगे प्लीज़, जो भी मेरे साथ ऑनलाइन पे हैं, कि should I proceed or not in order to give you the further direction about how we are going to proceed with this. Yes please, chat में 1 for yes 2 for no, and everyone please interaction करेंगे ताकि मुझे मज़ा आए। और एडमिन में से अगर मुझे कोई सुन रहा है तो काइंडली आप मुझे जो है वो एक पानी का ग्लास पिला देंगे प्लीज़, अगर कोई भी सुन रहा है प्लीज़। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ये दिस इज़ कॉल्ड द कस्टमर फीडबैक, ठीक है ना, मोनोलॉग ना हो, डायलॉग हो, तो ये थोड़ा सा मज़ा आता है इस तरह से करने में। सर ये 5 किस्म की जो है ना वो ICAP ने जो है ना वो आपको ग्रिड देती है, फॉर्मुलेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। थोड़ा सा याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फॉर्मुलेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, दिमाग में रखिएगा इसको। स्ट्रेटजी एंड द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड HRM, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एथिक्स। अब आप ज़रा देखिएगा बात को, समझिएगा बात को। ये फॉर्मुलेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो है ना, ये पिछले ग्रिड में भी थी और अब की ग्रिड में भी है, पिछले ग्रिड में भी थी और अब की ग्रिड में भी है। स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछली ग्रिड में भी थी, अब की ग्रिड में भी है। स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, HRM, ये पिछली ग्रिड में भी थी, अब की ग्रिड में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले में 2 में टूटा हुआ था, उन्होंने 2 को 1 कर दिया। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सर ये नया एरिया है। आप सोचें, इसकी अंदाज़ा लगाएं कि इसने नाम के अंदर भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट डाल दिया और काम के अंदर भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट डाल दिया, यानी कि कंटेंट भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे ले गया, कंटेंट भी आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो आप सोचें ICAP कितनी अहमियत दे रहा है कि नाम में भी डाल दिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट और काम में भी डाल देगा बेटा जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और एक आधा चैप्टर छोड़ दिया इथिक्स का। ये न्यू ग्रिड इंट्रोड्यूस हुई है, और ये जो इथिक्स चैप्टर है ना, ये भी ओल्ड ग्रिड में भी था और नई ग्रिड में भी है। अब आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी पहली ग्रिड में भी, अब की ग्रिड में भी। स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछला भी, अब भी। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन, HRM मैनेजमेंट, ये पिछले में था, 2 हिस्सों में टूटा हुआ था, अब के बाद एक में। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अ न्यू एरिया, एथिक्स इज एन ओल्ड, अब भी वही और पिछला भी वही। अब जरा सा दिमाग में रखें इसके नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी वेटेज, इसके नंबर ऑफ वेटेज देखें। पहली वेटेज है इसकी 25 एंड 30। अच्छा, लेट मी जस्ट शो यू पुराना भी। आप देखें, ये पुरानी भी है इसकी है। फॉर्मुलेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, आपको नजर आया? सर बिल्कुल नजर आया। स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नजर आया? सर बिल्कुल नजर आया। देख रहे हैं, चेंज नहीं हुआ। अब आप देखें, ये 2 को इसने 1 कर दिया है, यानी कि सप्लाई चेन, मार्केटिंग, HRM, 3 चीज़ें हैं, इसने 2 को 1 कर दिया। दिखा भी देता हूँ आपको, ज़रा देखने तो ये देखें सप्लाई चेन, HRM, सप्लाई चेन एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें थी, यानी कि 2 चीज़ें थी, उसने 1 कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद देखें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, उसने उसको 1 कर दिया, यानी कि एथिक्स कर दिया। ठीक है जी। अब ये पुराना है, ये 35 से 40, 35 to 40 पहला, उसके बाद 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, सारे 15 से 20 की वेटेज में खाली एक 35 से 40, जो कि पिछली बुक के अंदर कम से कम 10 चैप्टर बनते थे इनिशियली। समझ में आ गई बात? सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखें कि ये जो नई ग्रेड है ना, इसमें फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के मार्क्स कितने थे? 35 से 40। पिछले में कितने थे? 35 to 40। ICAP ने कम कर दिया, बोला आप 25 से 30 तक वेटेज आएगी, 35 से 40 नहीं आएगी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दैट द ICAP मस्ट हैव इम्प्रूव देयर ग्रेडिंग सिस्टम, कि अब वो डिविएट भी नहीं करेंगे। आई थिंक पहले 35 से 40, अब कर दिया उसने कितनी? 25 से 30। ये था 15 से 20, अब कितना कर दिया? 10 से 15। ये भी 15 से 20, अब कितना कर दिया? 10 से 15। अच्छा, 2 में बटा हुआ था, दोनों 15 से 20 ही थे, दोनों 15 से 20 थे। ठीक है ना। अच्छा, ये कितना था? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये तो था ही नहीं क्योंकि ये नया एरिया इंट्रोड्यूस हुआ। एथिक्स कितना था? 15 से 20, और अब कितना कर दिया? 15 से 20। अब अगर आप टेक्निकली इस कोर्स को एनालाइज करो बच्चा लोग, तो ICAP ने पिछले ग्रिड के मुकाबले में हर ग्रिड को कम कर दिया। 35 से 40 जो था उसको 25 से 30 कर दिया, जो पहले 15 से 20 था उसको 10 से 15 कर दिया, जो 15 से 20 पहले था उसको 25 से 30 कर दिया, और एथिक्स भी 15 से 20 था उसको भी 10 से 15 कर दिया। लेकिन एक नया शोशा छोड़ दिया बाय द नेम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और उसको कर दिया 15 से 25। अगर टेक्निकली देखा जाए ना, तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट पिछले ग्रिड के अंदर सेपरेट नहीं थी, लेकिन चैप्टर्स के अंदर फिर भी थी।
यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट ग्रिड के अंदर सेपरेट नहीं थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के नाम से पूरा एक चैप्टर था कि आपको परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करनी है, फाइनेंशियल्स थी लेकिन सेपरेट ग्रिड नहीं थी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो एरिया नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना वो बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट दूसरे ग्रिड के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर मुश्तमिल था। तो हम इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ICAP हैज़ emphasized more on the performance measurement. Whatever you will do theoretically must be covered and must be backed up by the quantifiable factor, and you have to bring a calculator with you in an exam, otherwise you are no more, or for example will be in a situation of flux. So what I mean to say is that there are certain areas that the ICAP want the students to have the less focus on, and there are new areas that the ICAP would want the students to have more focus on. And what we would do is to give the importance and the emphasis to the topic based on the weightage given by the ICAP. तो हम इसको इस तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। What is more important thing is, आप इसको और इम्पोर्टेंट अगर आप देखें, मैं किधर चला गया, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो अब ICAP ने दी है, ये पहले नहीं होता था। स्पेसिफिक नॉलेज एग्जामिनेबल रेफरेंस, ये पहले नहीं होता था, अब बुक भी कल आ गई है। बुक के भी चैप्टर पहले भी 20 थे, अब भी 20 है, ठीक है। तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पहले में क्या। अब ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा लोग, जिसको ICAP ने जो है ना वो चाहा है कि बच्चे को मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक नॉलेज रेफरेंस से ज़रूर पढ़ना। वो हमारे जब हम लोग क्लास में होते थे, आपको याद हो तो टीचर अक्सर कहता था कि भाईजान ये स्टडी टेक्स्ट है लेकिन ये दूसरा अदर मटेरियल है या अदर नॉलेज रेफरेंस के लिए हम लोग CSS जब करते हैं तब भी हम यही देखते हैं, तो उससे भी चीज़ें आ सकती हैं और आती हैं। ये मेन चीज़ ICAP ने दी है, जिसके अंदर अगर आपको मैं थोड़ा सा एक बात बताऊँ तो अगर आप उसमें ICAP ने जो है वो, अगर मैं थोड़ा मॉडल्स के ऊपर बात करूं, KPI, बैलेंस स्कोर कार्ड, रिसोर्स एलोकेशन, DPR, चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो आप समझ लें कि कभी भी एग्जामिनेट नहीं हुआ ICAP में, कभी भी एग्जामिनेट नहीं हुआ। हाई चांसेस हैं कि आपके उसमें एग्जामिनेट हो जाए, और ये जितने भी मॉडल हैं ये लास्ट अटेम्प्ट में भी थे, अब भी हैं। टूल्स टू एनालाइज द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर आप इसको देखें, टूल्स टू एनालाइज को अगर आप देखें बच्चा लोग, पोर्टर 5 फोर्सेस पिछले उसमें भी था, अब भी है। पेस्टल पिछले उसमें भी था, अब भी है। स्वॉट पिछले उसमें भी था, अब भी है। टोज, दिस इज अ न्यू मॉडल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है जी। स्वॉट के बाद इंसान जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टोज को अप्लाई करती हैं, एंड दिस इज अ न्यू मॉडल। BCG मैट्रिक्स पहले भी था, अब भी है, और ये एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब तो इसने आप समझ लें आपको खोल के रख दिया ना। Now we will see the book and we will analyze what is mean by etc. etc. का मतलब other models. Maybe there are the models like shell matrix, like Ashridge display models, और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो कि ICAP आपको दे सकता है। इसके अलावा कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एक और मॉडल भी होता है। फोकस, ये लास्ट टाइम भी था। वैल्यू चेन एनालिसिस लास्ट टाइम भी था। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग लास्ट टाइम भी था। बेंचमार्किंग एंड गैप एनालिसिस लास्ट टाइम भी था। बिजनेस कंटिन्यूटी इन प्लानिंग एंड फ्यूचर सिनेरियो, ये भी लास्ट टाइम था। ये एक एरिया ऐसा आया है जो कि न्यू एरिया है, और इस एरिया को हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि दिस इज़ द न्यू एरिया। ओके, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो क्लास में आपको बता ये रहा था कि ये जो क्वेश्चन की जो एनालिसिस है ना बच्चा लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताना ये था कि इसकी जो है ना वो मैंने इसको नाम दिया था बाय द नेम ऑफ डीप डिगिंग। डीप डिगिंग का मतलब ये था बच्चा लोग कि देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आया और इस क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैंने डीप डिगिंग इसको नाम इसलिए दिया था कि मैंने इसको ये देखा था कि यार इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर और कौन कौन से आंसर्स के डायनामिक्स और पैरामीटर्स निकल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर एक वर्ड को हटाता है तो किस तरीके से आंसर आपका चेंज हो जाएगा। उस क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम जो है ना वो किया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन एनालिसिस आपको येलो की सूरत में नज़र आ रहा है, ये तमाम किस्म की क्वेश्चन की एनालिसिस है, और गालिबन को ये 15 से 18 है। और चूँकि अब कुछ नए एरियाज़ आए हैं तो मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको 25 तक ले जाऊँ। और ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है बच्चा लोग, आई होप कि नज़र भी आ रही होगी, ये जो है ना बच्चा लोग, ये तमाम किस्म के एक एक्शन प्लान था जो कि मैंने दिया था। कम से कम HR की ही अगर आप देखें ना तो HR की ही 5 रिकॉर्डिंग्स हैं, और इसके अलावा आखिरी के अंदर कोई फाइनल मॉक्स वगैरह भी होते हैं, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अगर मैं आपको समअप करूँ ना तो कम से कम आप यूँ समझ लें कि ये जो लेक्चर्स हैं ना, ये गालिबन समझ लें 35 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं,
और इसके अलावा अगर आप 17 इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर लेकिन क्वेश्चन की एनालिसिस अगर आप डाल देंगे ना, तो ये समझ लें कि ये कुछ 52 के इर्द गिर्द चीज़ें बन जाएंगी। और अब चूँकि नए एरियाज़ आए हैं तो ये जो 35 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसको मैं ऊपर कर दूंगा और इसके कम से कम मज़ीद 5 लेक्चर्स और क्रिएट हो जाएंगे और वहाँ से भी 5 चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम कहीं 60+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर बैठे हुए होंगे, यानी कि पूरा एक कोर्स एक सही तरीके से जा रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं और इस तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें दे रहा हूँ। बीच में आपका भी अगर बच्चा लोग कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो, जी प्लीज़ पूछिएगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया है सर कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर जो ये दौर है और आप ये जो इसने ICAP ने जो है वो IT भी इसके अंदर डाल दी है, तो हम क्यों IT जो है ना वो पढ़ें और किस लिए हमें पढ़नी चाहिए? देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप IT की एग्ज़ाम्पल लें ना, तो चूँकि IT से भी मेरा जो है वो लिंक रहा है, तो अगर आप IT की एग्ज़ाम्पल दें तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम्पल लेनी चाहिए करीम की। आप अगर करीम को भी अगर आप समझने की कोशिश करें, बल्कि अगर आप उसकी स्टडी भी करें ना, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी समझ में आ जाएगी, आपको डिजिटाइजेशन भी समझ में आ जाएगी, आपको पेनिट्रेशन भी समझ में आ जाएगी, आपको मोनोपोली भी समझ में आ जाएगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको IT पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। क्यों? आप देखें 5G जिस टाइम पर इस मुल्क में आ गया, अभी तो 4G है ना, जिस टाइम पर 5G आ गया उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ई-कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को होगा जो अपनी ऑनलाइन चीज़ें बेच रही है, जैसे कि टेलीमार्ट हो गया, दराज हो गया, ठीक है, 5G इस मुल्क में आने से। इसके अलावा और भी मल्टीपल आपके जो है ना वो जैसे गो शॉपिंग है, इसके अलावा मल्टीपल होम शॉपिंग है, इसके अलावा मल्टीपल जितनी भी ई-कॉमर्स की जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो फ़ायदा होगा ये इन राइड हेलिंग कंपनीज़, इनको राइड हेलिंग कंपनीज़ कहते हैं, जिसमें करीम आ गया, उबर आ गया, इनको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, इनको क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्होंने जब इस पाकिस्तान के अंदर जब इन्होंने पेनिट्रेशन करी तो सबसे पहले तो इन्होंने ये देखा कि भाईजान कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, इसका डाटा PTA से मिलता है। और यही चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि डाटा की इकट्ठा या डाटा की चीज़ें जो है वो किस तरह उठाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ना कि भाई आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसका डाटा कितने लोगों के पास, सबसे पहले तो पॉपुलेशन बताओ, पॉपुलेशन के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो स्मार्टफोन है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो 4G या 5G या मोबाइल डाटा को सब्सक्राइब करवाया हुआ है। उसी की बेसिस के ऊपर गेम होगी ना, आप सर्वे करोगे उसकी बेसिस के ऊपर गेम होगी। फिर आपके पॉलिटिकल मूव्स आप देखोगे, करीम ने भी यही किया। फिर आप ये देखोगे कि भाईजान कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पैसा लगाने के लिए तैयार है, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि नीली पीली टैक्सियाँ को ख़त्म करके मोबाइल, हाथ से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे और जो है ना वो इसको लेकर आएंगे। आपको पता है करीम इज़ अ दुबई बेस्ड कंपनी, ये बात आपको पता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान के डायनामिक्स दुबई से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके रूट्स डिफरेंट है। फिर मैप का लाइसेंस लेना, सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन करना, मार्केट की पेनिट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें करीम ने सोची होंगी, सोची, मॉडल्स अप्लाई करे, आपके बिजनेस कंसल्टेंट को बिठाया जिनकी सैलरी एक समझ लें इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज़्यादा होती है कि भाई बिजनेस कंसल्टेंट को बिठाओ, उससे पूछो कि हमारे लिए बिजनेस वायबल भी है कि नहीं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हम लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करीम ने जो है ना उसको आपने देनी है। फिर एक करीम को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो चिकन और एग का प्रॉब्लम है कि पहले अंडा है या पहले मुर्गी है, यानी कि करीम करता ये था कि चिकन अवेलेबल करता था तो एग गायब हो जाता था, एग अवेलेबल करता था तो चिकन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो ड्राइवर अवेलेबल किए तो कस्टमर नहीं है, कस्टमर अवेलेबल किए तो ड्राइवर नहीं है। तो इसका भी इन्होंने सोल्यूशन निकाला कि भाई ड्राइवर को अवेलेबल रखो, पहले सप्लाई इनेबल करो, डिमांड जितनी भी हो सप्लाई को इनेबल करो। इन्होंने सप्लाई इनेबल करे, कम से कम इनके जो यूज़र थे, मुझे याद पड़ता है 2016 तक कम से कम 36 लाख यूज़र, 3.6 मिलियन एक्टिव यूज़र, जिसमें 2 लाख ड्राइवर्स जो हैं वो आपके यानी कि जिनको कैप्टन कहते हैं, ये 36 लाख यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ड्राइवर को इनेबल कर दिया कि भाई तुम्हारे पास कस्टमर, तुम्हारे पास राइड आए कि ना आए, तुम्हें अवेलेबल रहना, अपना मोबाइल फ़ोन, अपनी एप्लीकेशन खुली रखनी है। तो एक सवाल ये है कि ड्राइवर क्यों खुला रखेगा बगैर राइड के और बगैर उसके? इन्होंने उसको इंसेंटिवाइज किया, इन्होंने उसको बोनस दिया। मुझे अगर फिगर में गलत नहीं ले रहा हूँ तो कम से कम 12 बिलियन रुपीस का इन्होंने खाली इंसेंटिवाइज और बोनसेस दिया, अदर देन 43 अरब रुपए वो जो कि इनको इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर जो फेयर के हिसाब से मिली है। कम से कम 12 अरब रुपए तो इन्होंने वैसे ही दे दिए उसको। ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि आपने बहरहाल इनको सप्लाई को इनेबल रखना है।
क्या यार तुम इनेबल तो रहो, डिमांड तो हम लेकर आएंगे मार्केटिंग से, लेकिन तुम जब डिमांड आ जाएगी और सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर का लॉस। कस्टमर का लॉस का मतलब इन्वेस्टर जो पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर हैं वो गए, सेल की ग्रोथ रुक गई, आप कहाँ खड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि करीम की अगर आप पूरी स्टडी क्रिएट करें, फिर आ गया उबर, वही सारी चीज़ें लेकर आ गया। करीम ने कहा कि यार उबर जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है, कंपटीशन देने के लिए आया। फिर वो पुराने ज़माने के दादाओं वाली बात कि अगर कॉम्पीट नहीं कर सकते तो अक्वायर कर लो, देन द कंपनी अक्वायर्ड उबर। प्रॉब्लम सिर्फ उबर अक्वायर्ड करीम कि यार कंपटीशन नहीं दे सकते तो चलो। अब जैसे ही उबर ने करीम को अक्वायर किया और जितने भी अरब रुपए का अक्वायर किया तो क्या हुआ, वो सारे इन्वेस्टर ले उड़े कि ठीक है यार आप खड़े, और वेंचर कैपिटलिस्ट का काम भी यही होता है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या एक्विजिशन हो सकती है जब सिर्फ 2 कंपनीज हो मार्केट के अंदर, क्या इस तरह मोनोपोली किसी को दी जा सकती है, और क्या बिजनेस इतना वायबल था कि ये काम करना चाहिए। क्या सोशल फैक्टर, पेस्टल का सोशल फैक्टर, क्या करीम के पास 36 लाख यूज़र आउट ऑफ मेनी नॉन एक्टिव यूज़र वो ऐसे थे कि ये काम करना चाहिए। 2019 के अंदर कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा हिट जो है वो करीम को लगी, इसलिए क्योंकि बहरहाल है तो टेक्नोलॉजी कंपनी, लेकिन फिजिकल टेक्नोलॉजी, आपको फिजिकल जब तक गाड़ियाँ नहीं आएंगी वो आपको एंटरटेन ही नहीं कर सकती। तो उसके बाद करीम के पास 2 ऑप्शन, आइदर यू गो वाइडर आइदर यू गो डीपर। व्हाट एक्शन करीम हैज चूजन, डिड ही गो वाइडर और डिड शी गो डीपर। तो हमने देखा कि वो डीपर गई। डीपर का मतलब कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नई प्रोडक्ट्स दे दो, और वाइडर का मतलब ये है कि नए कस्टमर्स ढूंढो। तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्स के अंदर है, बाय द नेम ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट, ये एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सारी चीज़ें। तो हमने देखा कि करीम को इस तरह की चीज़ें फेस हुई। अब 5G आता है, द मोस्ट इसका 5G आने का जो बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा, करीम। इस तरह की राइड हेलिंग कंपनीज होगी, इनको और बिजनेस मिलेगा। और आप देखें उनके आने से जो आपकी वो चीज़ें थी, क्या कहते हैं, जो नीली पीली टैक्सियाँ थी, उन्होंने उसको वाइप आउट कर दिया। और सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस मेजरमेंट की मैं आप बताऊँ तो आपको क्या लगता है कि करीम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट और फाइनेंशियल्स नहीं देखता होगा। इनकी सबसे बड़ी जीत जो होती है ना वो होती है कोका। कोका को कम करो। कोका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन तुम्हारी कम नहीं है, तुम कहीं पे भी नहीं हो। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होगा, मार्केटिंग, डिस्काउंटिंग, आपके जो ये जो बोनसेस दे देना, ये सारे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है। आप देखते होंगे कि आपको ये कूपन कोड्स दे देते हैं, ये सब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है। नए कस्टमर को अक्वायर करने की कॉस्ट। आपका कोका कितना कम है भाई, तभी तो बात होगी। और कोका को खाली इससे मेजर, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, समझ में आ रही ना, इसमें KPI CA सब निकलते हैं। मैं आपको फाइनेंशियल्स की बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ करीम देखता होगा वो होगा ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना, ये बॉटम लाइन को नहीं देखते, मैंने बताया, ये यूनिट इकोनॉमिक्स को देखते हैं। पर यूनिट कितना कमा रहे हो, मार्जिनल कॉस्टिंग है कि नहीं है। अगर मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। अगर मार्जिनल प्रॉफिट है, गो हेड विद दिस। अगर मार्जिनल प्रॉफिट नहीं है ना, बंद करो उसको। समझिएगा बात को। कॉस्टिंग के अंदर एक मार्जिनल प्रॉफिट है, एक टोटल प्रॉफिट है। भाई फिक्स कॉस्ट अगर सारी प्रोडक्ट्स में जाके भी बेयर अप हो रही है ना, टेंशन नहीं है, आप जाओ आगे। तो याद रखिएगा ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। और तीसरी एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, एक आर्टिकल के अंदर मैंने पढ़ा था, वो होती है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू। नाउ योर कोका शुड बी लेस देन योर कोका शुड बी लेस देन योर ARPU। आप समझिएगा बात को। एंड योर कोका शुड बी लेस देन योर LTV। ये है लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टर्म। सर अगर आपका कोका आपके एवरेज रेवेन्यू से कम नहीं है तो कहाँ खड़े हुए हो यार आप, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। अगर आपका कोका आपके LTV, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब कि एक कस्टमर जो है वो आपके पास आ तो गया, डिस्काउंटिंग इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन वो टिका नहीं, मेंटेन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपके अकाउंट में एवरेज रेवेन्यू तो गिर गया लेकिन रिपीट में नहीं आया। समझिएगा बात को। तो आपको ये भी देखने की जरूरत है कितने मेरे लॉयल हैं और कितने मेरे डिसलॉयल हैं। तो करीम इसके ऊपर भी इवैल्यूएट करता है कि यार आई नीड टू रिटेन माई एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई डोंट नीड टू गो वाइडर। मुझे वाइडर नहीं जाना, मुझे डीपर जाना है। जो मेरा कस्टमर है मुझ पर वो है। मुझे 11 मिलियन को नहीं सेटिस्फाई करना, मुझे 3.6 मिलियन को सेटिस्फाई करना, जो मुझसे डेली के हिसाब से करे, उसी के पास पैसा है, वही एक क्रीम है, वही लाइफ टाइम चीज़ है। तो याद रखिएगा ये सारे फाइनेंशियल्स आपको पढ़ेंगे। आप बैंकिंग चैनल में आओगे ना, आपका एक अलग ही फाइनेंशियल चल रहा होगा, ADR, BDR, वो अलग ही चीज़ चल रही होगी। आपका एडवांस टू डिपॉजिट रेशो कितना है, आपका जो है वो क्विक रेशो कितना है, आपका स्लोगन रेशो कितना, ये सारी चीज़ें अलग चल रही होंगी बैंकिंग रेशो के अंदर, उसमें अलग चीज़ें आप जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी बहरहाल इट इज़ गोइंग टू हैव द वाइडर इम्पैक्ट।
नॉट ओनली ऑन दी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स बट ऑन दी इंजीनियरिंग, ऑन दी मेडिकल प्रोफेशनल, और ये सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेजॉन एंड विल लेट यू नो दैट हाउ द अमेजॉन इज गेटिंग द डाटा. बड़ी अमेजिंग, मैं आपको बात बताऊँ, आप लोगों को टाइम ले रहा हूँ लेकिन मुझे बड़ी अमेजिंग बात याद आई. देखिए डिमांड की जो प्रोडिक्शन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप जब भी बिजनेस करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए साला डिमांड कितनी है. मुझे डिमांड पता होनी चाहिए डिमांड कितनी है. अगर आपको डिमांड पता चलेगी ना तो आप सप्लाई इनेबल करोगे ना. इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सप्लाई इनेबल कैसे करोगे, जब डिमांड पता चलेगी. बगैर डिमांड के सप्लाई इनेबल कर दी तो ओवर स्टॉकिंग हो जाती है, फायदा नहीं है. अब अमेजॉन इतनी पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर छाया हुआ है और आप समझ लें इसके नंबर ऑफ यूनिट्स, इसकी यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जरूर देखिएगा. तो अमेजॉन क्या करता है, अमेजॉन डिमांड को प्रेडिक्ट कैसे करता है. उसने एक ई डस्टबिन क्रिएट करी, ई डस्टबिन. अब वो ई डस्टबिन है, उसके अंदर उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को उसने अपने डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया. उसने कहा कि बंदा जो है खाने के ऊपर डिनर पे कोई चीज़ खाएगा जो उसने मुझसे ली हुई है, तो जाहिर सी बात है खाने के बाद उसका रैपर डस्टबिन में फेंकेगा. वो डस्टबिन में जैसे ही रैपर फेंकेगा, मेरी डस्टबिन क्या करेगी, डाटाबेस में लेकर आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि इस चीज़ की डिमांड आ रही है, ये चीज़ खा चुके हैं ये लोग. बाउंटी का रैपर है, चॉकलेट का रैपर है, वहाँ आपको पता है अमेजॉन जिस मुल्क में रहता है वहाँ तो सारी पैकेज चीज़ें होती हैं. तो पैकेज चीज़ का आपने रैपर फाड़ के डस्टबिन में तो फेंकना है ना, वो डस्टबिन में फेंकेंगे उसके डाटाबेस में आ जाए. आप सोचें वो घरों के अंदर घुस के डिमांड क्रिएट कर रहा है. आप सोचें, स्मार्ट डस्टबिन कहते हैं. अगर आप नेट पर सर्च करेंगे आपको उसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाएंगी. यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियोज़ भी हैं. स्मार्ट डस्टबिन कहते हैं इसको. तो कहने का मेरा मतलब ये है बच्चा लोग कि ये स्मार्ट डस्टबिन ऐसी है कि उसने घर में जाकर डिमांड देख ली, बड़ा डिमांड कितनी है. तो दिस इज व्हाट यू ऑल आर सपोज टू नो. और आप ऐसी अमेजिंग चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे जिसका आपका फायदा होगा. नाउ आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन. सबसे पहला मलिक इमरान का क्वेश्चन है, आई कैप की न्यू बुक पे कमेंट करें ज़्यादा कवरेज के हवाले से. बेटा आई कैप की न्यू बुक जो आई है, मैंने जैसे बताया ऑनेस्टली मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा है कि उसके अंदर 20 चैप्टर है. ओवरऑल अगर आप देखें तो 20 ही है, लेकिन बीच के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मवाद क्रिएट किया है, ज़्यादा डाला है. बट नोट वरीज, 70% एरिया लास्ट टाइम के मुकाबले में बिल्कुल सेम है. 30% एरिया की मैं नई रिकॉर्डिंग्स क्रिएट करके इंशाल्लाह आपको दे दूंगा. इन द प्रोसेस ऑफ हैं और मजीद भी दे दूंगा. सर इज़ SPM इज़ एन ओपन एग्ज़ाम. मेरे ख्याल से मेरी कोई डायरेक्ट नॉलेज इस बारे में नहीं है, लेकिन ओपन एग्ज़ाम आ भी जाएगा तो कोई फ़ायदा थोड़ी है. मतलब अगर ओपन एग्ज़ाम तो उस वक्त हो ना जब मुझे बोले कि भाई लिस्ट द पोर्टर डायमंड के अंदर जो फैक्टर्स हैं, तो आपने लिख दिया जब खोल के भाई पोर्टर डायमंड के अंदर डिमांड कंडीशन है, फैक्टर कंडीशन है, वो है ही नहीं तो क्या फ़ायदा. सारा सिनेरियो बेस से बिला वजह अपने आपको कैरी करोगे, बाकी इसका कोई वो नहीं है. कैरी करना है अगर ओपन एग्ज़ाम के है भी, और कैरी करना है तो करना है, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है. यस क्लास, तो फाइनली मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को. एक्सक्यूज़ मी, मुझे बताइएगा इज़ देयर एनी क्वेश्चन. कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अदरवाइज़ जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से आपको चीज़ें और भी पता चल जाएंगी, डेट्स वगैरह और फीस वगैरह पता चल जाएगी. मुझे बताएं कोई सवाल है, अगर नहीं है तो 2 लिख दें, है तो मुझसे सवाल कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर टू यू. एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल विल बी टेकिंग अ सीरियस इंटरेस्ट इन दिस पेपर एंड विल बी फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन अ स्पिरिट के तौर पे आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोगों को मज़ा भी आएगी. यस क्लास, इज़ देयर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, प्लीज़ डू आस्क. जी क्लास, कोई सवाल है? उमर अली कहते हैं सर कोई सवाल नहीं है. यस क्लास, बाकी सारे भी बता दें. 2 लिख देंगे, मुझे समझ आ जाएगा कोई सवाल नहीं है. All right class, so since we don't have any question, I would request admin to end up the class, and inshallah we'll be meeting with you inshallah in the new session, and I wish you all the best. बेटा आई कैप की न्यू बुक के ऊपर मलिक मैंने कमेंट कर दिया है कि उसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं वो तो सेम है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको जब कंटेंट वाइज देखते हैं तो 30% एरिया मुझे नया नज़र आता है. सर प्लस वो टॉपिक्स बता दें जिस पर रट्टा लगाना है. अरे भाई रट्टा नहीं लगाना, रट्टे वाले टॉपिक गए, रट्टे वाले टॉपिक गए. नो नीड ऑफ रोट लर्न और नो नीड टू हैव द प्री इन्फॉर्म नॉलेज बिफोर यू. आपको ये बात लास्ट दिसंबर, तुम एक काम करो अली, तुम दिसंबर 2021 का पेपर उठा लो, बाकी सब छोड़ दो. 2021 का पेपर उठाओ, मुझे बताए कोई ऐसी चीज़ जिसमें रट्टा चाहिए, बस खत्म हो गई बात. दिसंबर 2021 का पेपर उठाओ एंड लेट मी नो कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता हो सर ये इस पेज से लिखना है, तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे. सर विच चैप्टर टू स्टडी फर्स्ट? नथिंग, कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना. आई विल गाइड यू. मेरी जो रिकॉर्डिंग्स है मैंने आपको पूरा एक्शन प्लान बताया, उस एक्शन प्लान को फॉलो करना है. इसके अलावा कोई आपने चैप्टर जो है ना, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, जो मैंने आप पहला है वो पहला है, जो दूसरा है वो दूसरा है. आपने अपनी होशियारी बिल्कुल भी नहीं करनी. क्यों? क्योंकि अगर आप चले गए इधर उधर आपको वापस लाना बड़ा मुश्किल है. आप समझ रहे हैं? सीक्वेंस में SPM पढ़ना, बेटा BM को सीक्वेंस में ही पढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस जो मैं बताऊंगा ना उसको पढ़ना है. डोंट फॉलो द बुक, ठीक है? बुक फॉलो नहीं करनी आपको. मैं जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है. बुक हम फॉलो करेंगे, बुक हम देखेंगे, लेकिन एक
वक्त के बाद। लेट मी गो थ्रू योर बुक, चूँकि वो कल ही आई है, मुझे टाइम नहीं मिला देखने का, मुझे वो बुक देखने दें, मैं आपको इंशाल्लाह ख़ुद बताऊँगा कि क्या करना है। ठीक है बच्चा लोग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई थिंक ना देयर इज़ अ टाइम टू एंड द क्लास। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको सवाल हो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्लास अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।